हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करते हैं कि आप नए होंगे तो लाइक से कमेंट कर लेंगे ताकि मैं आपको कंटिन्यूस लाइव क्लास में स्वागत करते हैं। ठीक है, मेरे शेरनी क्वेश्चन नंबर 46। प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है? प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है? आंसर पढ़ेंगे। और क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए हम नेक्स्ट 47 से पढ़ते हैं। हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषताएं आलोचक ने बताया है? बताइए। हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषताएं हैं? आलोचक ने बताइए। आधुनिक हिंदी कविता पर समाज का दबाव है। वह अंतर्विरोधियों और विडंबनाओं से दूर हटकर प्रगतिशील और सामाजिक हो गई है। मतलब हो गया सामाजिक हो गई है। मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन, अरुण कमल आधुनिक हिंदी कविता के श्रेष्ठ कवि है। हिंदी कविता के श्रेष्ठ कवि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 48। विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है? विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है उसके बारे में आपको वर्णन करने, बखान करनी है। तो क्वेश्चन है, आप ध्यान समझ गए। विद्यालय में लेखक को छोटी जाति का होने के कारण प्रतिदिन अपमान सहना पड़ता था। मतलब आप छोटी जाति से तो आप उसे अपमान सहना पड़ता था। उसे मैदान और बरामदे में झाड़ू लगाना पड़ता था। अब समझो, हेडमास्टर की डांट सहनी पड़ती थी। लेखक की आंखों में आंसू बहने लगते थे। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजे से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। लेखक का रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिरा रहा था। उसे यातना दे रहे थे कि आप छोट जाति से, नीच जाति से, झाड़ू मारो, ये करो, वो करो। बहुत प्रताड़ना दे रहे थे। तो उन्होंने लेखक को ये सहना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ी थी? घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ी थी? समस्या थी बैल की खाल कौन उतारे। पैसों की तंगी लेखक के परिवार में थी। 10-15 रुपये मिलने वाले थे। ऊपर से कौवा चील नोच कर बैल को साफ कर दे सकते थे। माँ ने चाचा के साथ लेखक को बैल की खाल उतारने भेजा। चाचा ने खाल उतार कर गठरी बना दी। गठरी चाचा ने ढोई। कुछ दूर लेखक को भी ढोनी पड़ी। गठरी का वजन लेखक के वजन से ज़्यादा था। घर पहुँचते पहुँचते टांगे जवाब दे गई। अब गिरे तब गिरे। स्थिति से गांव के किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। लेखक को देखकर माँ रो पड़ी थी। इसी लेखक सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। कपड़े क्यों? वो सर पे लिए थे और नाजुक से शरीर में बच्चे को देख करके माँ ने बहुत गलती कर दी और माँ ने उसे देखकर रो पड़ी। क्वेश्चन 50। लेखक की भाभी क्या कहती है? उनके कथन का महत्व बताइए। लेखक की भाभी क्या कहती है? उनके कथन का महत्व बताइए। उत्तर देखना। जब लेखक पैसे के लिए बैल की खाल उधेड़ कर लौटा तो उसके पैर जवाब दे रहे थे। कपड़े गंदे हो गए थे और खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। क्या कर रहे थे? खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे और वो बहुत परेशान था। इस हालात में देखकर माँ रोने लगी। बड़ी भाभी ने उस रोज़ माँ से कहा था, इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी से मत घसीटो ताकि वो कुछ ना बन पाए। भाभी के ये शब्द आज भी लेखक के लिए अंधेरे में रोशनी के बनकर चमकते हैं। जब वो लेखक बन गए तो वो वर्ड इसलिए आपके जीवन में कब किसका बात अच्छा बना दे ये नहीं कहा जा सकता।
और आपके ज़िंदगी में कब बेहतर करते ये नहीं भी कहा जा सकता। बनकर चमकते हैं, लेखक उस गंदगी से बाहर निकल आया है। लाखों लोग आज भी उस घिनौने ज़िंदगी को जी रहे हैं। लेखक तो निकल गए, लेकिन जहाँ से लेखक निकले वहाँ भी आज भी लोग वही ज़िंदगी जी रहे जैसे कि पहले लेखक जिया करते थे। इसलिए शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा से वंचित ना कीजिए। भीमराव अम्बेडकर जी कहे थे, पाँव में चप्पल हो या ना हो, हाथ में किताबें होनी चाहिए। सभी को यह अधिकार है कि शिक्षा अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। डायरी क्या है? डायरी क्या है, ये प्रश्न है। बताओ डायरी क्या है? डायरी लेखन भी साहित्य लेखन का एक प्रकार है। ईमानदार लेखकों के लिए यह क्षेत्र का एक दहकता हुआ जंगल है। डायरी लेखन एक तटस्थ घोषणा नहीं, डायरी लेखकों के कर्म का साक्षी होता है कि आप कैसे कर रहे हो और कैसे बन पाओगे और कैसे कर पाओगे। दैनिक का दर्पण है, यह लेखकों के संघर्ष का प्रवक्ता है। डायरियाँ प्रतिभाशाली, संवेदनशील कवि आलोचकों के आत्मसमर्पण का प्रामाणिक अतरंग साक्ष्य है। डायरी लेखक को खुला और ईमानदार विचारशील होना चाहिए। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है, कमेंट कीजिए। डायरी समझिए किसी के जीवन का जीवनी का वर्णन करती है। डायरी लेखक का आसान काम नहीं है, लेकिन उसमें असत्य की अभिव्यक्ति करना कठिन कार्य है। व्यक्ति अपने बारे में, परिवार के और समाज के बारे में यथार्थ अभिव्यक्ति नहीं करना चाहता, तभी डायरी लेखन की कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है? डायरी कठिन हो जाता है। कठिन हो जाता है। डायरी लेखक संभव है अपनी आलोचकों से बचना चाहता है। ऐसी स्थिति में तो डायरी झूठ का पुलिंदा बनकर जाएगी। नेक्स्ट, धरती का क्षण से क्या आशय है? यहाँ धरती का क्षण का तात्पर्य है यथार्थ घटना जो इस धरती पर घट रही है। नए नए अनुभव इस धरती पर मनुष्य को होते रहते हैं। इन अनुभवों को पकड़कर, इन धरती के क्षणों को पकड़कर रचनाकार अपनी रचना को समृद्ध करता रहता है। रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है? रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है और उसे रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरे को दे देता है। हर एक का भोग हुआ यथार्थ दूसरों के लिए दिए हुए हिस्से के यथार्थ का सामूहिक नाम है, एक सामूहिक नाम है। 55 लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है? सुरक्षा डायरी में भी नहीं है, वह सिर्फ पलायन है। सुरक्षा कहीं हो सकती है तो वह बाहर सूरज की रोशनी में है, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है। बल्कि धुकधुकी के साथ सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है। लेखक लड़ने में, पीसने में और घटने में, बचाने में नहीं, अपने को सोने में नहीं है। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। क्यों? बचपन से ही आपका एक ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्वक हो। हमें में से अधिकांश व्यक्ति जो बड़े होते हैं तो ज़्यादा भयभीत होने लग जाता है। हम जीवन से भयभीत रहते हैं कि नौकरी छूटने का, किसी क्या कहेगा। ज़िंदगी में भयभीत नहीं हो सकती। और यहीं पर लेकर कहा गया कि जहाँ भयभीत है वहाँ मेधावी छात्र नहीं हो सकता, प्रतिभाशाली बालक नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा डरे हुए रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, फन्ना क्या कहेंगे, बगल क्या करेगा, अड़ोसी क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा। उससे कोई मतलब नहीं। आपको जो काम अच्छा लगता है आप वही करो, बेस्ट करो, अच्छा करो, ज़िंदगी में आगे करो। नेक्स्ट है 57, जीवन
क्या है? केवल उद्योग का या व्यवसाय की जीवन ही नहीं जीवन है, बड़ा अद्भुत है, असीम है और अगाध है। यह अनंत रहस्यों को लिए हुए है। यह एक विशाल साम्राज्य है जहाँ हम मानव कर्म करते हैं, और यदि हम केवल आपको केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य ही खो देते हैं। कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से अथवा किसी विषय में प्रामाणिकता प्राप्त कर लेने से उसका अपेक्षा जीवन समझ लेना ही कठिन काम है, दुर्लभ काम है। केवल आपको के पोथी रटाया जाता है क्योंकि आप शिक्षित हो, नौकरी करो, बेहतर करो, काम खत्म। लेकिन आपको शिक्षित नॉलेज अब होना चाहिए परिपूर्णता के साथ। क्वेश्चन नंबर 58, क्रांति करना, सीखना, प्रेम करना तीनों पृथक अलग प्रतिक्रियाएं नहीं है, कैसे? क्रांति हमें समाज की कमज़ोर परंपराओं को तहस नहस कर नई व्यवस्था लाने के लिए करना पड़ता है। क्रांति से ही पतन, भ्रष्टाचार इत्यादि का समूह नाश संभव हो पाता है। सीखना तो जीवन भर चलता रहता है। यदि हमने सीखना बंद कर दिया तो हमारी प्रगति ही रुक जाएगी। प्रत्येक वस्तु से हम सीखते रहते हैं। जब हम ध्यान से सीखते हैं तो प्रेम से सीखते हैं, और तो कोई भी खोज कर लेते हैं। समग्र मन और संपूर्ण मन उसी खोज में लगी रहती है, में संलग्न हो जाता है। यदि हम महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो हमारा हास ही होगा। निष्कर्ष, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक प्रतिक्रियाएं नहीं है, एक ही है। क्वेश्चन 59, हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन है? हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य तुलसीदास कृत रामचरितमानस है। कौन है? रामचरितमानस। नेक्स्ट है 62, हम जोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है? दो हम जोली में तो एक हम सफर सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ चला आता रहा है। इसका पूरा उन्हीं से पूछना चाहिए जिनमें ऐसे की रस सनी बात सुनने को भी भाग्य लड़ा है। फिरंगी मेम के बाग में क्या था? 2019 में पूछा है, साइंस आईसी। फिरंगी मेम के बाग में मखमल सी हरी घास है, फल एवं दूध की वर्षा में मोमो का कर दे रही है। लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? लोहा एक धातु है जो हमारे जीवन का आधार है। यह कर्म का प्रतीक भी है और यह हमारे घर के चारों ओर पाया जाता है। लोहा गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। काम करने वाला मजदूर भी लोहवत माना जाता है। स्त्री जी अत्याचार से पीड़ित है और दुखों का बोझ उठाती है, वह भी लोहावत है। लोहा है, परिश्रमी भी लोहावत है। इसकी खोज इसलिए की जा रही है कि हमारे जीवन में संबंधों में भी व्याप्त है और लोहा मनुष्य जीवन से अभिन्न अंग है। स्त्री को अरहेनी, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? वनाइट शो ने नारी को अरहेनी और नर को अहेर माना है। तत्पश्चात यह कि अहेर को अहेरनी के पास से बचाकर लाना चाहिए। कुछ कभी नारी को नागिन या जादूगरनी समझते हैं। इसके पीछे की मंशा नारी को दुर्बल और पुरुष को सबल करार देता था। नारी की दुर्बलता की कल्पित है, पुरुष की सबलता भी कल्पित है। दुलारने के लिए विकार तो नारी और नर दोनों में है। जादूगर का गुण नारी में कम और पुरुष में अधिक होता है, ऐसा कहना उचित नहीं है। शिकार तो पुरुष ही करता है। शिकार कौन करता है? उसको पुरुष ही तो करता है। तिरिच क्या है? तिरिच विशेष खा पर एक जहरीला लिचार्ड है, मतलब छिपकली है। इसका काटा आदमी बच नहीं पाता। इसमें काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। छिपकली काले नाग से 100 गुना जहर होता है। तिरछ नज़र मिलते ही दौड़ता है, पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए कभी सीधे नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा चढ़कर काटते हुए गोलमोल
दौड़ना चाहिए। तिरछ कहानी एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है, यह कहानी ज़्यादा यथार्थ है। और ये आखिरी प्रश्न है आपका, दोनों लड़कियों कौन है? युद्ध काल में ये दोनों लड़कियां प्राण रक्षावर्त भाग कर भारत आई है। ये फ्यूजी वाराणसी है। ये लड़कियां क्रिस्टान और वे भोजन के लिए भिक्षाटन कर रही है। ये रंगून बर्मा से आई है। ये पुरानी धर्मशाला में ठहरी हुई। वे कहती है घर बार उजड़ गया है, भीख का ही आसरा है। जापानी जहाज़ों ने बम मारकर सारा शहर उड़ा दिया है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर ले। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो जुड़ लीजिए हमारे साथ। 9 बजे हम डेली लाइव क्लास में आपको स्वागत करते हैं। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं मेरे साथ। KVS1 गुड्डीगाछी महाराजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ठीक है, मेरे शेर नहीं बहुत बढ़िया स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर ले और 9 बजे लाइव क्लास में जुड़ना ना भूले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।